और इस टॉपिक को आप बढ़िया से देखिए। नाउ मैं शुरू करता हूं। आज मैं सारे बच्चों का नाम नहीं पढ़ पाया बिकॉज लैपटॉप दूर है और मुझे यहां से दिख नहीं रहा। ओके, तो चलिए लेट अस स्टार्ट। देखिए, आयन जिसे हम रेडिकल भी कहते हैं, आयन यानी जिसे क्या कहते हैं, रेडिकल। तो आयन किसे कहते हैं? जैसा कि आपको पता है, आयन चार्ज्ड स्पेसीज को कहते हैं। चार्ज, जिस पर चार्ज है, चाहे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, यानी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी द चार्ज, यानी या तो एक एटम पर चार्ज होगा या ग्रुप ऑफ एटम्स पर चार्ज होगा। और ऐसे चार्ज्ड स्पेसीज को क्या बोलते हैं? आयन या रेडिकल। हालांकि ऑर्गेनिक में एक फ्री रेडिकल भी होता है जिस पर चार्ज नहीं होता है, लेकिन यह ऑर्गेनिक में होता है। हम यहां इनऑर्गेनिक में बात कर रहे हैं आयन यानी रेडिकल की। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसे बोलते हैं कटायन। कटायन को बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। कटायन नाम क्यों है? क्योंकि ये कैथोड पर जाने वाला आयन होता है और कैथोड पर ये जाता है, इसलिए इसका नाम है कटायन। यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसको बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। दूसरा है इफ इट कैरीज नेगेटिव चार्ज, तो इसे बोलते हैं अनायन। अनायन का दूसरा नाम एसिड रेडिकल। एसिड रेडिकल, अनायन। अनायन नाम क्यों है? एन फॉर एनोड, क्योंकि ये आयन एनोड पर जाता है, इसलिए इसको अनायन कहते हैं। इज दिस क्लियर? तो मैंने कहा चार्ज्ड स्पेसीज आर कॉल्ड आयन। If it carries positive charge, then it is called cation or basic radical, and if it carries negative charge, then it is called anion or acid radical. Okay? अब देखिए, मैंने कहा कि दुनिया में, लोगों को नहीं, दुनिया में जितने भी अनायंस हैं यानी एसिड रेडिकल्स हैं, इनके नाम में 3 ही सफिक्स होते हैं। सफिक्स समझते हैं? जो नाम के अंत में लगाते हैं, प्रत्यय जिसको हिंदी में कहते हैं। तो मैंने कहा कि दुनिया में जितने भी अनायंस हैं उनके नाम में 3 ही सफिक्स होते हैं। कौन कौन से 3 सफिक्स होते हैं? तो एक होता है एट, एक होता है ITE आइट, और एक होता है IDE आइड। ये सफिक्सेस हैं, सफिक्सेस हैं अनायंस के यानी कि एसिड रेडिकल्स के। मैंने कहा कि दुनिया में जितने भी अनायंस हैं यानी कि एसिड रेडिकल्स हैं, उनके नाम में 3 ही सफिक्स होता है। कौन कौन? ATE एट, या ITE आइट, या IDE आइड। यानी याद रहे, अगर किसी एलिमेंट के नाम में सफिक्स एट हो या आइट हो या आइड हो तो समझ जाएंगे कि यह अनायन है, यानी कि यह एसिड रेडिकल है, यानी इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, अब देखिए, अगर किसी एलिमेंट के नाम में सफिक्स अम लगा हो या इयम लगा हो, मैंने कहा कि अगर किसी एलिमेंट के नाम में सफिक्स क्या लगा हो, अम लगा हो या इयम लगा हो, तो ऐसा एलिमेंट जनरली मेटल्स होता है, मोस्टली मेटल होता है, यानी उसमें मेटल के गुण होते हैं, मेटालिक कैरेक्टर डोमिनेट करता है। हालांकि सारे में ऐसा नहीं है, जैसे कि हीलियम, हीलियम में सफिक्स लगा है इयम, लेकिन हीलियम मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। तो मैंने कहा मोस्टली, यानी ये जो सफिक्स अम या इयम है, ये सफिक्स किसके हैं?
सफिक्स ऑफ मेटल्स जनरली ज्यादातर जो मेटल है या जिस एलिमेंट में मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा है उसके नाम में सफिक्स क्या है, या इयम। लेकिन एक्सेप्शन हो गया हीलियम, इसमें इयम है मगर हीलियम मेटल नहीं, नॉन मेटल है। हालांकि कई मेटल में या इयम नहीं भी है, ये मोस्टली हमने कहा। जैसे कि मेरा नाम क्या है, अनुपम, तो मेरे नाम में सफिक्स क्या लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेटल हो गया। क्लियर है ना? तो मैंने कहा कि मेटल के नाम में सफिक्स या इयम होता है ज्यादातर। जैसे देखिए ग्रुप 1 में कौन कौन मेटल्स हैं। देखो ग्रुप 1 में एक तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो चलो नॉन मेटल है, लेकिन मेटल कौन कौन है? तो ग्रुप 1 में एक तो हाइड्रोजन हो गया, ये नॉन मेटल है। इसके बाद है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। यानी आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, H से हाय लीना, हाय लीना, करूं, के से करूं के यानी पोटेशियम, करूं रब से, रब आरबी रुबिडियम, रब से सीजियम, एफ आर यानी फ्रांसियम, हाय लीना करूं रब से फरियाद। तो ग्रुप 1 के ये एलिमेंट हैं, इसे याद रखिए। अब देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, तो स्ट्रक्चर तो 1 है ना, यानी हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। और याद रहे एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होता है, यानी कि ऑल द एलिमेंट्स present in a group will have the same number of valence electrons. Since valence electron of hydrogen is 1, so all the elements of this group have valence electron 1. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा 2 1, यानी लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो इस ग्रुप के सभी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। सोडियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, पोटेशियम का भी 1 होगा, लाइक दैट। जैसे देखिए अब यहां देखो, जैसे मैंने कहा ना लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सभी के नाम के अंत में सफिक्स लगा है इयम, तो ये सभी क्या है, मेटल हैं। जैसे ग्रुप 2 में कौन कौन एलिमेंट्स हैं, तो ग्रुप 2 में है Be, यानी कि बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Sr स्ट्रोंशियम, Ba बेरियम, Ra रेडियम। यानी कि बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी या रोए, डिपेंड्स ऑन द बाप, या बेलीज मैजिक कैट स्टार्ट बाथिंग रैट्स। ओके, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, सभी के नाम के अंत में सफिक्स लगा है इयम, तो ये सभी क्या है, मेटल है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, 2 2, यानी कि बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, तो बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 2 हुआ, और बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हुआ, इसका मतलब इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ऑल द एलिमेंट्स present in a group will have the same number of valence electrons. Okay? तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि बताओ भाई ग्रुप 14 में नेम द एलिमेंट्स विच फॉल इन ग्रुप 14, तो ग्रुप 14 में कौन कौन एलिमेंट्स हैं। अभी मैं सारा ग्रुप नहीं बता रहा, कुछ कुछ ग्रुप में बता रहा हूं अभी फिलहाल, जिसको हमें फॉर्मूला लिखने में यूज करना है। जैसे ग्रुप 14 में कौन कौन एलिमेंट्स हैं, तो कार्बन है C, Si सिलिकॉन है, कार्बन सिलिकॉन Ge जर्मेनियम हो गया,
एसन का लैटिन नाम है स्टैनम। देखो सफिक्स लगा है यानी कि ये मेटल है, ये एक्चुअली एम्फोटेरिक मेटल है, मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। स्टैनम इसी को टिन कहते हैं। और पीबी इसका लैटिन नेम है प्लम्बम। इसमें भी देखो सफिक्स लगा है यानी कि मेटल है, ये भी एम्फोटेरिक मेटल है और इसको लेड कहते हैं। राइट, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कौन सी गीत सुनाऊं? एसन टिन। प्यारे बच्चों पीबी या काशी जी में शंकर पार्वती, कैसे भी याद रख लो, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं ये। और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होगा? 2,4। यानी देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। और कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसका मतलब इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे इन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? 4 होगा। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई जर्मेनियम, टिन या लेड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो जी 4 होंगे। क्यों? बिकॉज दे आर इन द सेम ग्रुप एज दैट ऑफ कार्बन, एंड सिंस इन कार्बन नंबर ऑफ valence electron is 4, therefore all the elements of this group will have valence electron 4। और एक ग्रुप और यहां हम लिखने जा रहे हैं, ग्रुप 16। ओके, राइट। तो नेम द एलिमेंट्स विच फॉल इन ग्रुप 16। ग्रुप 16 में है O यानी ऑक्सीजन, S यानी कि सल्फर, Se यानी कि सेलेनियम। हालांकि इसमें इयम है, बट सेलेनियम मेटलॉइड का काम करता है, मेटालिक कैरेक्टर इसमें है। सेलेनियम, टेल्यूरियम, इयम तो मेटल के गुण हैं, और पोलोनियम, पोलोनियम पोलैंड के नाम पर, मैडम क्यूरी पोलैंड की रहने वाली थी, उन्हीं के नाम पर पोलोनियम। यानी उससे टेपो यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। ओके, अब देखो O का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है? 2,6 है। यानी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ऑक्सीजन? 6। O के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 6। और O का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसका मतलब इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे इन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? 6 होगा, 6 होगा। ओके, नाउ अब देखो, मैंने अभी बताया कि अगर किसी एलिमेंट के नाम में सफिक्स 8 है या आइट है या आइड है, तो फिर ये एनायन होगा, एसिड रेडिकल होगा और इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखो, जैसे मैंने कहा स्टैनम, यानी इसमें सफिक्स क्या लगा है? तो इसमें मेटल के गुण है, यह मेटल है। अब हम क्या करते हैं, स्टैनम का जो सफिक्स है, इस को हटाते हैं और इसमें सफिक्स क्या लगा देते हैं? 8। स्टानेट, हमने स्टैनम का हटाया और सफिक्स क्या लगा दिया? 8। जब तक ये स्टैनम था, यानी जब तक सफिक्स लगा था, ये मेटल था। लेकिन जैसे ही के जगह हमने क्या लगा दिया? 8, यानी अब ये बन गया स्टानेट। नाउ इट बिकम्स एन अनायन। अब ये एसिड रेडिकल हो गया, यानी इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। एक बात याद रखिएगा, एक सफिक्स हटाएंगे तभी दूसरा सफिक्स लगाएंगे। ये कोई करण अर्जुन नहीं है जो साथ साथ आएंगे, यानी सफिक्स के ऊपर सफिक्स कभी मत करना फिक्स। जैसे हमने किया ना, स्टेनम का एक सफिक्स हटाया और दूसरा सफिक्स 8 लगाया। क्लियर है? तो अब मैंने कहा कि दुनिया में जितने भी अनायंस हैं उसके नाम में 3 सफिक्स होते हैं। सफिक्स यही 3 है, इसके अलावा और कोई सफिक्स नहीं होता है अनायन में। ओके, तो 1 by 1 इन सारे सफिक्स के बारे में जानते हैं। तो जैसे पहले हम लिख रहे हैं 8, ATE 8, सफिक्स 8। सुनो भाई,
यदि किसी रेडिकल में सफिक्स क्या लगा है, 8, तो इसका मतलब समझना ऑक्सीजन से भरा है उसका पेट। यानी आई मीन कि अगर किसी एलिमेंट के नाम में सफिक्स क्या लगा है, 8, तो इसका मतलब यह समझेंगे कि उस एलिमेंट के नाम में, उस एलिमेंट में ओ जोड़ देंगे, यानी उस एलिमेंट का ओ से भर देंगे पेट, यानी उस एलिमेंट में ओ जोड़ देंगे। जैसे मैंने कहा कार्बोनेट, यानी कार्बन में सफिक्स क्या लगा है, 8, तो कार्बन का ओ से भर देंगे पेट, यानी कार्बन में ओ जोड़ देंगे। जैसे मैंने कहा बेरिलेट, यानी बेरिलियम का सफिक्स ईएम हटा के क्या लगा दिया, 8, तो बेरिलियम का ओ से भर देंगे पेट, यानी बेरिलियम में ओ जोड़ देंगे। तो मैंने क्या कहा कि अगर किसी एलिमेंट के नाम में सफिक्स क्या लगा हो, 8, तो इसका मतलब यह समझेंगे कि उस एलिमेंट में ऑक्सीजन जोड़ देंगे। और यदि उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो रेडिकल बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 को कैसे अरेंज करेंगे, 1 1 अलग अलग रखना। यदि उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो देन हाउ विल यू अरेंज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू मेक द रेडिकल। तो रेडिकल बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज करना, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रखना, बाकी जो 2 बचा 1 1। और यदि उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो रेडिकल बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करना, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ, बाकी जो 2 बचा 1 1। तो पहला रूल एक बार फिर से सुने। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर किसी रेडिकल में सफिक्स क्या लगा है, 8, तो इसका मतलब यह समझना कि उस रेडिकल में जिस एलिमेंट के नाम में सफिक्स लगा है 8, उस एलिमेंट का ओ से भर देंगे पेट, यानी उस एलिमेंट में ओ जोड़ देंगे। और यदि उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो रेडिकल बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करेंगे, 1 1। यदि उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो रेडिकल बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करेंगे, तो 2 1 1। और यदि उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो रेडिकल बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करेंगे, 2 2 1 1। गॉट द फर्स्ट रूल। नाउ टेक सम एग्जांपल्स हियर। मैंने कहा स्टर्नेट, यानी स्टेनम का सफिक्स अम हटा के क्या लगा दिया, 8, तो स्टेनम का ओ से भरना होगा पेट, यानी स्टेनम में ओ जोड़ना पड़ेगा। ओके, तो लुक, स्टेनम का सिंबल क्या है, SN है। नाउ स्टेनम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो स्टेनम इज इन द सेम ग्रुप एज दैट ऑफ कार्बन एज यू नो, और कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो स्टेनम में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा। अब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 को रेडिकल बनाने के लिए कैसे रखते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रखेंगे, बाकी जो 2 बचा 1 1, 2 1 1। नाउ इसमें सफिक्स क्या लगा है, 8, तो ओ से भरना होगा पेट, यानी ओ जोड़ेंगे, यानी कि जिधर आपने इलेक्ट्रॉन रखा है उधर ओ जोड़ दो। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन से एक ओ, इधर एक ओ, इधर एक ओ। नाउ लुक हियर, एज यू नो ओ का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6, और इसका 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इस ओ के तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, या ओ ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। और चूंकि ये ओ अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, तो ये ओ अब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो इस ओ पर कोई नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं। नाउ ओ का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इस ओ के पास 7 इलेक्ट्रॉन हुए, इसलिए यह ओ अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। कोई भी एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए बाहर से जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उस एटम पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। उसी तरह देखो, इस ओ का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसका शेयर किया, तो इस ओ के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 हो गए, इसलिए यह ओ अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा तो इस पर भी एक नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखो SN एक SN है, और एक SN के साथ O कितने जुड़ गए, 1 2 3, तो SnO3 हो गया, और माइनस और इधर माइनस, यानी 2 माइनस, ये हो गया स्टेनेट।
तो स्टेनेट का फॉर्मूला क्या आ गया, SnO3 2 माइनस। ओके, हम बिना लिखे भी इसे बता सकते हैं। जैसे मैंने कहा था स्टानेट, यानी स्टेनम का सफिक्स अम हटा के हमने क्या लगा दिया था 8, तो स्टेनम का ओ से हमें भरना होगा पेट, तो अपने सर को क्या मान लो Sn, ये Sn है। और Sn का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 कैसे रखोगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ, बाकी 2 तो 1 और 1। अब 8 लगा है तो O जोड़ दो, इस 2 इलेक्ट्रॉन से 1 O, कोई चार्ज नहीं, इस 1 इलेक्ट्रॉन से 1 O तो 1 माइनस आएगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन से 1 O तो 1 माइनस आएगा, यानी SnO, SnO3 माइनस और इधर -2 माइनस, ये हो गया स्टानेट। एंड रिमेंबर हियर, किसी रेडिकल पर जो चार्ज की संख्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डज नॉट मैटर, द नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन अ रेडिकल इज द वैलेंसी ऑफ दैट रेडिकल। जैसे देखो स्टेनेट पर नेगेटिव चार्ज की संख्या 2 है, तो इसलिए स्टेनेट की वैलेंसी क्या बोलेंगे, 2, बिकॉज वैलेंसी जो है ना वो नंबर है, तो यहां नंबर नेगेटिव चार्ज की संख्या 2 है, तो स्टेनेट की वैलेंसी क्या बोलना, 2 बोलेंगे। अब जैसे मैंने कहा पोटेशियम स्टेनेट का फॉर्मूला लिखो। ओके, पोटेशियम स्टेनेट, तो देखिए पोटेशियम का सिंबल क्या है, K, राइट, और पोटेशियम ग्रुप 1 में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो पोटेशियम की वैलेंसी 1 है। देखिए कोई भी एटम अपने स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, या जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या जितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, वही उस एटम की वैलेंसी होती है। पोटेशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, एंड देयरफॉर वैलेंसी ऑफ पोटेशियम विल बी 1। स्टेनेट का फॉर्मूला हो गया SnO3, और इस पर 2 निगेटिव चार्ज हैं, तो नंबर हो गया 2, तो स्टेनेट की वैलेंसी 2। अब क्रिस क्रॉस, इसकी वैलेंसी इसके साथ, इसकी वैलेंसी इसके साथ, तो पोटेशियम स्टेनेट, पोटेशियम के स्टेनेट SnO3, स्टेनेट की वैलेंसी 2 K के साथ कर दो, और K की वैलेंसी 1 तो लिखते हैं नहीं, तो पोटेशियम स्टेनेट का फॉर्मूला हो गया K2SnO3। ओके, गॉट इट। अब दूसरा एग्जाम्पल अपन यहां ले रहे हैं, जैसे कि मैंने लिखा प्लम्बेट, यानी प्लम्बम में सफिक्स अम हटा के हमने क्या लगा दिया 8, तो प्लम्बम का O से भरना होगा पेट, यानी प्लम्बम में ऑक्सीजन जोड़ना पड़ेगा। अब इसको डायरेक्ट हम लिख लेंगे, प्लम्बम का सिंबल क्या है, PB, तो अपने सर को मान लो PB, प्लम्बम लेड, राइट, और PB भी कार्बन फैमिली में है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो ये PB हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 कैसे रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ, 1 इधर 1 इधर, ठीक है ना। अब इसमें 8 लगा है तो O जोड़ेंगे, इस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 1 O, इस O पर कोई चार्ज नहीं आएगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन से 1 O तो 1 माइनस आएगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन के साथ 1 O तो 1 माइनस आएगा, यानी कि PbOOO, PbO3 माइनस और माइनस 2 माइनस, तो ये हो गया PbO3 2 माइनस, ये हो गया प्लम्बेट। सॉरी। अब जैसे मैंने कहा सोडियम प्लम्बेट का फॉर्मूला लिखिए, ठीक है। तो देखो सोडियम का सिंबल Na और सोडियम की वैलेंसी 1 है। प्लम्बेट हो गया PbO3 और प्लम्बेट पर 2 निगेटिव चार्ज, तो प्लम्बेट की वैलेंसी 2 सोडियम के साथ आ जाएगा। सोडियम की वैलेंसी 1, इसके साथ 1 तो लिखते हैं नहीं, तो सोडियम प्लम्बेट का फॉर्मूला आ गया Na2PbO3। इज दैट क्लियर? जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर, जैसे देखिए जर्मेनियम ईयम, इसमें सफिक्स ईयम है, ईयम हटा के हमने क्या लगा दिया 8, अब ये हो गया जर्मिनेट।
जर्मिनेट 8 लग गया, यानी अब ये अनायन हो गया, यानी ये एसिड रेडिकल हो गया। तो जर्मिनेट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो जर्मिनेट, जर्मेनियम का ईएम हटा के क्या लगाया 8, तो जर्मेनियम का ओ से भर देंगे पेट, यानी कि जर्मेनियम में ओ जोड़ देंगे। तो देखिए भैया जर्मेनियम का सिंबल क्या है जीई, और जर्मेनियम इज इन द सेम ग्रुप इज दैट ऑफ कार्बन, इसलिए इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन रेडिकल बनाने के लिए कैसे रखेंगे 2 1 1। अब 8 लगाए तो O जोड़ दो, 2 इलेक्ट्रॉन से एक O कोई चार्ज नहीं, इस 1 इलेक्ट्रॉन से एक O तो 1 माइनस, इस 1 इलेक्ट्रॉन से एक O तो 1 माइनस, तो जीई के साथ 3 O जुड़ गया, माइनस माइनस 2 माइनस, ये हो गया जर्मिनेट। और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वैलेंसी 2 हो गया। अब जैसे हमें फॉर्मूला लिखना है कैल्शियम जर्मिनेट का फॉर्मूला हमें लिखना है। ओके, तो देखो कैल्शियम Ca और कैल्शियम की वैलेंसी 2, जर्मिनेट GeO3, इसकी वैलेंसी 2, इसकी भी वैलेंसी 2, 2 2 कट एंड गो, कैंसिल हो गया, सिंपल रेशियो 1:1 हो गया, और इसलिए कैल्शियम जर्मिनेट का फॉर्मूला क्या हो गया CaGeO3। उसी प्रकार अगर मैं कहूं सिलिकेट, जो कॉमन सिलिकेट है, नॉर्मल सिलिकेट, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो सिलिकेट यानी सिलिकन का सफिक्स ऑन हटा के क्या लगा दिया 8, तो इसमें ऑक्सीजन जोड़ना पड़ेगा। तो सिलिकन Si वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो 2 1 1, ऑक्सीजन जोड़ दो तो ये बन जाएगा SiO3 2 माइनस, ये कॉमन सिलिकेट है। हालांकि सिलिकेट बहुत तरह के होते हैं जो आप आगे डिटेल में जानेंगे। और उसी तरह अगर मैं कहूं कार्बोनेट, तो कार्बन में सफिक्स लगा है 8, तो ऑक्सीजन से भर दो इसका पेट, यानी कार्बन में O जोड़ो, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो 2 1 1, उसी तरह O जोड़ दो तो ये हो जाएगा CO3 2 माइनस, कार्बोनेट। सिमिलरली यदि मैं कहूं कि ये है सेलेनियम, इसमें सफिक्स क्या लगा है ईएम। अब सेलेनियम का सफिक्स ईएम हटाओ और इसमें 8 लगा दो, अब ये बन गया सेलिनेट, और सफिक्स 8 लग गया तो इसका मतलब ये अनायन हो गया, एसिड रेडिकल हो गया। तो सेलिनेट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो देखो भैया सेलिनेट, सेलेनियम का ईएम हटा के क्या लगाया 8, तो सेलेनियम का सिंबल क्या है Se, और सेलेनियम ऑक्सीजन परिवार में है ना, तो O का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो सेलेनियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रेडिकल बनाने के लिए कैसे अरेंज करेंगे? तो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ, अब जो बाकी 2 बचा 1 1, राइट। अब 8 लगाए तो O जोड़ दो, इस 2 इलेक्ट्रॉन से एक O कोई चार्ज नहीं, इस 2 इलेक्ट्रॉन से एक O कोई चार्ज नहीं, इस 1 इलेक्ट्रॉन से एक O तो 1 माइनस आएगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन से एक O तो 1 माइनस आएगा। तो Se के साथ 1 2 3 4 O आ गया, माइनस और माइनस 2 माइनस, ये हो गया सेलिनेट। ओके, जैसे अगर मैं कहूं पोटेशियम सेलिनेट का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए पोटेशियम का सिंबल के, वैलेंसी 1, सेलिनेट हो गया SeO4, और इसकी वैलेंसी 2 K के साथ कर देंगे, तो पोटेशियम सेलिनेट का फॉर्मूला हो गया K2SeO4। क्लियर है? उसी तरह सेलिनेट के बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम यहां ले रहे हैं टेल्यूरेट। टेल्यूरियम का सफिक्स ईएम हटा के हमने क्या लगा दिया 8, तो टेल्यूरियम का O से भरना होगा पेट, यानी टेल्यूरियम में O जोड़ दो, ठीक है ना। तो टेल्यूरियम का सिंबल Te, और ये ऑक्सीजन परिवार में है, तो ऑक्सीजन की ही तरह इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 कैसे रखोगे रेडिकल बनाने के लिए? 2 2 1 1, 8 लगाए तो O जोड़ दो, तो ये हो जाएगा TeO4 2 माइनस, और इसमें वैलेंसी इसका 2 होगा। जैसे अगर मैं कहूं अल्यूमिनियम टेल्यूरेट का फॉर्मूला, तो देखो
अल्युमिनियम का सिंबल Al, वैलेंसी 3, टेल्यूरेट TeO4, वैलेंसी 2, टेल्यूरेट की वैलेंसी 2 Al के साथ कर दो, Al की वैलेंसी 3 है तो टेल्यूरेट के साथ 3, तो होल थ्राइस करेंगे तो अल्युमिनियम टेल्यूरेट का फॉर्मूला हो गया Al2 TeO4 का होल थ्राइस। क्लियर है? उसी तरह जैसे कि मैंने कहा बेरिलियम, इसमें सफिक्स क्या लगा है? ईएम, यानी ये मेटल है। बेरिलियम एक्चुअली एम्फोटेरिक मेटल है। अब बेरिलियम में सफिक्स जो ईएम है, इस ईएम को हटा के अब हमने क्या लगा दिया? 8। अब ये बन गया बेरिलेट, और 8 लग गया मतलब ये एनायन हो गया, एसिड रेडिकल हो गया। तो बेरिलेट फॉर्मूला लिखो, तो बेरिलेट यानी बेरिलियम का सफिक्स ईएम हटा के क्या लगा दिया? 8, तो बेरिलियम का O से भरना होगा पेट, यानी बेरिलियम का सिंबल Be, और बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। तो रेडिकल बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रखोगे? तो 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं अलग अलग, 1 1। अब 8 लगा है तो O जोड़ेंगे, इस 1 इलेक्ट्रॉन से A को, इस 1 इलेक्ट्रॉन से A को। O का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 7 हुआ। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा तो 1 माइनस। उसी तरह इस O का 6 और 1 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो 1 माइनस इधर आएगा। तो देखो BeOO, तो BeO2 माइनस माइनस 2 माइनस, तो बेरिलेट का फॉर्मूला हो गया BeO2 2 माइनस, एंड सिंस इट इज कैरिंग 2 नेगेटिव चार्ज, देयरफॉर इसकी वैलेंसी क्या होगा? 2 होगा। जैसे अगर मैं कहूं सोडियम बेरिलेट का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, तो देखो सोडियम का सिंबल Na, वैलेंसी 1, बेरिलेट हो गया BeO2, इसकी वैलेंसी 2 Na के साथ कर दो, तो सोडियम बेरिलेट का फॉर्मूला हो गया Na2BeO2। ओके, जैसे बताइए ग्रुप 6 में कौन कौन एलिमेंट्स हैं? ग्रुप 6 में है क्रोमियम, मोलिब्डेनम और ये W वुल्फ्राम यानी टंगस्टन। तो ग्रुप 6 में कौन कौन एलिमेंट है? क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड W यानी टंगस्टन। इसे याद रखने के लिए आप कह सकते हैं क्रिमिनल MO यानी मोस्ट वांटेड, या क्रिमिनल मुरादाबाद वाला। है कोई मुरादाबादी? क्रिमिनल मुरादाबाद वाला या क्रिमिनल मोस्ट वांटेड। और ये ग्रुप 6 में है, तो इसका मतलब इन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। क्रोमियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मोलिब्डेनम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, टंगस्टन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बिकॉज ये ग्रुप 6 में है। अब जैसे मैंने कहा क्रोमेट, मैंने कहा क्रोमेट यानी क्रोमियम का सफिक्स ईएम हटा के हमने क्या लगा दिया? 8, तो क्रोमियम का O से भर देंगे पेट, यानी क्रोमियम में O जोड़ देंगे, तो क्रोमियम का सिंबल Cr हो गया। और ये ग्रुप 6 में है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हुआ, तो रेडिकल बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन कैसे रखेंगे? 2 2 1 1। 8 है तो O जोड़ दो, 2 इलेक्ट्रॉन से A को कोई चार्ज नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन से A को कोई चार्ज नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन से A को तो 1 माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन से A को तो 1 माइनस, तो CrO4 2 माइनस, ये हो गया क्रोमेट। इसकी वैलेंसी 2 होगी बिकॉज इट इज कैरिंग 2 नेगेटिव चार्ज। जैसे मैं कहूं पोटासियम क्रोमेट, तो पोटासियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K2CrO4। जैसे ये मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम अम हटा के लगा दिया 8, मोलिब्डिनेट या इसको सिंपली मोलिब्डेट भी कहते हैं। मोलिब्डेट या मोलिब्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा? तो उसी तरह MO, मोलिब्डेनम का सिंबल MO है। देखो सिंबल में पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, दूसरा स्मॉल। MO ये मोलिब्डेनम है और इसमें भी 4 O जुड़ेगा और 2 माइनस आएगा, बिल्कुल सेम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। और उसी तरह अगर मैं कहूं टंगस्टनेट, तो ये हो जाएगा WO4 2 माइनस, ये हो जाएगा टंगस्टनेट, WO4 2 माइनस। क्लियर है? तो देखिए एक बेसिक आइडिया हमें आ गया। अभी हम सिंपल अनायन की बात कर रहे हैं, और अगर हमें सिंपल अनायन 90% तो सिंपल अनायन आप ऐसे लिख लेंगे,
और सिंपल अनायन का अगर हमने फॉर्मूला जान गए तो आगे चल के केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में जब बड़े बड़े आयन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स आयन वगैरह को लिखेंगे तो इन्हीं सिंपल आयन को जोड़ के मिक्स करके दिमाग लगा करके कॉन्सेप्चुअली हम उसका फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। तो इसलिए ये सिंपल आयन, इसको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को बार बार देखिएगा वरना आप भूल जाएंगे। ओके, तो पहला रूल हमने क्या बताया था? 8। और एक बार मैं रिकैप कर दूं कि 8 के बारे में हमने क्या बताया कि अगर किसी रेडिकल में सफिक्स क्या लगा है? 8, तो इसका मतलब क्या समझेंगे? उस रेडिकल में जिस एलिमेंट के नाम में सफिक्स लगा है 8, उस एलिमेंट का O से भर देंगे पेट, यानी उस एलिमेंट में O जोड़ देंगे। और यदि उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो रेडिकल बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करेंगे? 1 1। यदि उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो रेडिकल बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करेंगे? 2 1 1। और यदि उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो रेडिकल बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करेंगे? 2 2 1 1। ओके, नाउ मैंने भी बताया था ना कि दुनिया में जितने भी अनायंस हैं उसके नाम में 3 सफिक्स होते हैं। 8 वाला तो समझ गए। अब देखो दूसरा है आइट, ITE, आइट। ओके, तो सुनो, अगर किसी एलिमेंट के नाम में सफिक्स क्या लगा है? ITE, आइट, तो समझ जाना ये एनायन है, ये एसिड रेडिकल है, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो अनायन आइट अगर है सफिक्स तो कैसे इसका फॉर्मूला लिखेंगे? सुनो, अगर है रेडिकल 8 तो समझना ऑक्सीजन से भरा है उसका पेट। यदि आप उसको देंगे एक फाइट तो एक चार्जलेस O निकल जाएगा और बन जाएगा रेडिकल आइट। मेरा मतलब यह है कि अगर कोई आइट रेडिकल का फॉर्मूला लिखना है, आइट, तो पहले क्या करना? आइट रेडिकल का फॉर्मूला लिखने के लिए पहले उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 8 रेडिकल का फॉर्मूला लिख लो, ठीक है? और उस 8 रेडिकल में से एक चार्जलेस O का मतलब ऐसा O को निकालो, एक O को जिस पर चार्ज नहीं है, तो वो आइट बन जाएगा। यानी आइट में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 8 के मुकाबले एक O कम होगा लेकिन चार्ज सेम रहेगा। क्लियर है? वैलेंसी सेम रहेगा। लेकिन अगर मान लो 8 रेडिकल में कोई चार्जलेस O नहीं है तो फिर ऐसे 8 से आइट नहीं बनेगा। तो मैंने क्या कहा कि अगर आपको किसी आइट रेडिकल का फॉर्मूला लिखना है तो पहला काम क्या करना कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 8 रेडिकल का फॉर्मूला लिख लेना, और उस 8 रेडिकल में से एक, ओनली 1, कोई एक चार्जलेस O निकाल देना तो वो बन जाएगा आइट। लेकिन अगर 8 रेडिकल में चार्जलेस O नहीं है तो ऐसे 8 रेडिकल से आइट रेडिकल नहीं बनेगा, ऐसा आइट पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि आइट में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 8 के मुकाबले एक O कम होगा लेकिन वैलेंसी या चार्ज सेम रहेगा। क्लियर है? जैसे कि मैंने कहा, मैंने यहां लिखा वेरी लाइट। क्या ये वेरी लाइट पॉसिबल है? तो अगर ये वेरी लाइट लिखना है आइट तो पहले इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 8 यानी बेरीलेट लिखेंगे। और बेरीलेट में आपने देखा है बी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तो 1 1, इधर एक हो तो एक माइनस, इधर एक हो तो एक माइनस, ये बेरीलेट है। और बेरीलेट में 2 O है, दोनों पर चार्ज है, कोई भी चार्जलेस O नहीं है, इसलिए बेरीलेट तो होगा लेकिन बेरीलाइट पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है? जैसे कि मैंने लिखा स्टेनाइट आइट, स्टेनाइट आइट, तो स्टेनाइट आइट लिखने के लिए पहला काम क्या करेंगे? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 8 यानी स्टेनेट का फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है ना? तो देखो स्टेनेट, तो स्टेनेट, स्टेनेट का कैसे लिखोगे? स्टानेट, स्टेनम के अम हटा के लगाया 8, तो स्टेनम का O से भर दोगे पेट, तो स्टेनम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तो 2 1 1। अब 8 लगाया तो O जोड़ोगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 O, कोई चार्ज नहीं, इधर 1 इलेक्ट्रॉन से 1 O तो 1 माइनस, इस 1 इलेक्ट्रॉन से 1 O तो 1 माइनस, ये स्टेनेट है। अब हमें क्या करना है? आइट के लिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो 8 है इससे एक चार्जलेस O हटा देना है। तो लो जी, ये एक चार्जलेस O था, इसको हमने हटा दिया, अब ये बन गया SnO2 2 माइनस, ये हो गया स्टेनाइट।
स्टेनिट था SnO3 2 माइनस, बस एक को कम हो गया, ये हो गया स्टेनाइट SnO2 2 माइनस। जैसे कि मैंने लिखना है प्लम्बाइट, आइट, इसमें सफिक्स क्या है? आइट। तो इसके लिए पहला काम क्या करना है? इसके कॉरस्पॉन्डिंग 8 यानी प्लम्बेट को लिखना है। प्लम्बेट का, प्लम्बम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 2 1 1, इधर O कोई चार्ज नहीं, इधर O माइनस, इधर O माइनस, ये प्लम्बेट है। अब प्लम्बाइट के लिए हमें क्या करना है? प्लम्बेट से एक चार्जलेस O कम कर देना, ये हटा दिया चार्जलेस O, तो ये हो गया PbO2, इसके ऊपर 2 माइनस, ये हो गया प्लम्बाइट, इसकी वैलेंसी 2 है। जैसे कि मैंने लिखना है सेलिनाइट, सेलिनाइट, आइट, तो पहले इसके लिए हमें कॉरस्पॉन्डिंग 8 सेलिनेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सेलिनेट, सेलेनियम का ईएम हटा के लगाया है 8, तो सेलेनियम का O से भरना होगा पेट, यानी सेलेनियम में O जोड़ना होगा। तो सेलेनियम का सिंबल Fe है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो 2 2 1 1, 2 इलेक्ट्रॉन से एक को कोई चार्ज नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन से एक को कोई चार्ज नहीं, इस एक इलेक्ट्रॉन से एक को 1 माइनस, इस एक इलेक्ट्रॉन से एक को तो 1 माइनस, ये तो सेलिनेट है। अब हमें सेलिनाइट, आइट लिखना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक चार्जलेस O कम कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोई इसमें दो दो चार्जलेस O हैं, तो कोई एक चार्जलेस O हटा दिया। देखो अब ये हो गया SeO3 और माइनस माइनस 2 माइनस, नाउ इट बिकम्स सेलिनाइट। ओके, इट्स वैलेंसी 2, बट ऑक्सीजन एक कम हो गया कॉरस्पॉन्डिंग 8 से, सेलिनेट से। ओके, तो मैंने क्या कहा कि अगर किसी रेडिकल में सब लगा है आइट, तो इसका मतलब क्या है कि पहले उस एलिमेंट, अगर आइट रेडिकल का फॉर्मूला लिखना है तो पहले आप क्या करना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 8 रेडिकल का फॉर्मूला लिख लेना और उस 8 रेडिकल में से एक चार्जलेस O कम कर देना। अगर 8 रेडिकल में चार्जलेस O नहीं है तो ऐसे 8 से आइट नहीं बनेगा। क्लियर है? देखो देखिए आप, ये जो अनायन है 8 और जो आइट, ये सफिक्स हैं एनायन के, ठीक है। ये तो आपको पता है कि 8 या आइट ये एनायन के सफिक्स हैं, मगर एनायन में भी किस टाइप के एनायन? तो ये सफिक्स हैं ऑक्सो अनायंस के। ऑक्सो अनायंस, ऑक्सो अनायंस का मतलब यह हुआ कि जो अनायन तो है लेकिन जिसमें सेंट्रल एटम के साथ O जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर रेडिकल 8 है तो एलिमेंट में O जोड़ते हो, आइट है तो इसमें भी O जोड़ते हो ना, O तो दोनों में है, बस अंतर यह है कि अगर सफिक्स 8 है तो ऑक्सीजन से भरा इसका पेट है, और अगर सफिक्स आइट है तो ऑक्सीजन से नहीं, इसका पेट टाइट है, मतलब एक O कम है, मगर O तो दोनों में है। और इसलिए ये दोनों सफिक्स 8 और आइट किस तरह के एनायन का सफिक्स है? तो ये ऑक्सो अनायन का सफिक्स है, यानी एनायन, जिस एनायन है तो नेगेटिव चार्ज तो होगा ही, और एलिमेंट यानी सेंट्रल एटम के साथ O लगा होगा, तो ऑक्सो अनायन। एक बात ध्यान रखना, इन जनरल अगर कोई ऑक्सो अनायन है, ऑक्सो अनायन तो आप देख के पहचान जाओगे भाई, नेगेटिव चार्ज है तो एनायन है और सेंट्रल एटम के साथ O जुड़ा है, तो इसका मतलब ये ऑक्सो अनायन है। अगर किसी ऑक्सो अनायन का नाम लिखना है तो देखो भैया, ऑक्सो अनायन के नाम में दो ही सफिक्स हो सकते हैं, या तो 8 या आइट, और कोई सफिक्स नहीं होता है। और आप कैसे जानेंगे कि कब हम सफिक्स 8 लगाएं और कब सफिक्स आइट लगाएं? क्लियर है? तो उसके लिए क्या करना कि जो भी ऑक्सो अनायन है उसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना। यदि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम आया, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर आया, तो समझना उसमें सफिक्स क्या देंगे? 8। और यदि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट कम आया, तो उसमें सफिक्स क्या लगाना? ITE, आइट। क्योंकि देखो O पर -2 चार्ज होता है,
O का ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली -2 होता है। तो अगर 8 से आप एक O निकाल देंगे तो क्या होगा, 8 बनेगा, लेकिन एक O निकालने से 2 यूनिट चार्ज कम हो जाएगा ना। तो इसलिए हमने कहा कि इफ इन एन ऑक्सो अनायन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देन इन द नेम ऑफ सच ऑक्सो अनायन सफिक्स विल बी 8। बट if in an oxo anion the oxidation state of central atom is 2 units less than that of its maximum oxidation state, then suffix will be ite, ite। जैसे सपोज करो कि मैंने यहां लिख दिया SN, जैसे मैंने यहां लिख दिया SO4 2-, ओके। अब देखो यहां माइनस है तो इसका मतलब एनायन है भाई। यहां सेंट्रल एटम सल्फर के साथ O लगा है तो इसका मतलब ये ऑक्सो अनायन है। अब इसका नाम लिखना है तो ऑक्सो अनायन में 2 ही सफिक्स होते हैं, या तो 8 या 8, यानी सल्फर का सफिक्स अर हटा के या तो 8 लगाएंगे या 8। बट हाउ कुड आई नो कि वेदर द सफिक्स विल बी 8 और 8? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सेंट्रल एटम सल्फर, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? तो देखो, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो X है और O का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 लेते हैं जनरली। तो एक O का -2 तो 4 O है ना, तो -2 × 4 -8। अब सल्फर, एक सल्फर और 4 O, इन 5 एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम यानी जोड़ क्या हो गया, X - 8, ये बराबर होगा इस पर प्रेजेंट नेट चार्ज के। यानी द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एटम्स इन अ रेडिकल इज इक्वल टू द चार्ज ऑन दैट रेडिकल। हियर X विल बी +6, यानी यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, +6। एंड एज यू नो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और इसलिए सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 मैक्सिमम है, इसलिए इसमें सफिक्स क्या लगाएंगे, 8, यानी कि इसका नाम हो गया, सेंट्रल एटम सल्फर है ना, तो सल्फर का सफिक्स अर हटाओ और 8 लगा दो, ये हो गया सल्फेट। जैसे कि मैंने लिख दिया SO3 2-, और इसका हमें नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए, इस पर निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये एनायन है। यहां सल्फर के साथ O जुड़ा है, इसका मतलब ऑक्सो अनायन है। और ऑक्सो अनायन में 2 ही सफिक्स होते हैं, या तो 8 या 8। अब नाउ हाउ कुड आई नो वेदर द सफिक्स हियर विल बी 8 और 8? तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर हियर। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो X, O का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, तो -2 × 3 -6, यानी S और 3O, इन चारों एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या हो गया, X - 6, और ये सम हो जाएगा इक्वल टू नेट चार्ज, यानी जो -2 है, इसलिए X बराबर हो गया +4। यानी देखो यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, जबकि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। यानी कि यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट कम है, इसलिए यहां सफिक्स क्या लगाएंगे, ITE, आइट, यानी कि सल्फर का सफिक्स अर हटाओ, ITE, आइट लगा दो, इसका नाम हो गया सल्फाइट। तो मैंने अभी क्या कहा, मैंने कहा कि अगर किसी एनायन में सफिक्स 8 हैं या 8 हैं तो ऐसे एनायन को ऑक्सो अनायन कहेंगे। ऑक्सो अनायन में 2 ही सफिक्स होते हैं, 8 या 8। कैसे जानोगे कि कब 8 लगाए कब 8 लगाए? तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, अगर मैक्सिमम आया तो 8, मैक्सिमम से 2 यूनिट कम आया ऑक्सीडेशन स्टेट तो 8 लगाना, ठीक है ना। अब उसी तरह मैंने कहा कि दुनिया में जितने भी एनायन हैं उनमें 3 ही सफिक्स होते हैं, 8, 8, इसके बारे में जान गए। अब है आइड, IDE, आइड।
देखो, अगर किसी एलिमेंट के नाम में आइड लगा है तो इसका मतलब है ये एनायन तो है, नेगेटिव चार्ज तो है, लेकिन ये ऑक्सो अनायन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन नहीं जोड़ना है। यानी अगर किसी एलिमेंट के नाम में आइड लगा हो ना, तो उस एलिमेंट का सिंबल लिख लो, सिर्फ क्या लिखो, सिंबल लिखो, और उस पर नेगेटिव चार्ज रख दो। कितना नेगेटिव चार्ज? जितना ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लेगा उतना नेगेटिव चार्ज उस पर आएगा। जैसे कि मैंने कहा सल्फाइड, आइड लगा है तो इसका मतलब ये एनायन है बट नॉट ऑक्सो अनायन, इसमें ओ नहीं जोड़ेंगे। यहां सल्फर का अर हटा के आइड लगा है तो सल्फर का सिंबल लिखो और इस पर नेगेटिव चार्ज दो। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा तो इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे कि मैंने लिखा फॉस्फाइड, फॉस्फोरस का सफिक्स ओरस हटा के आइड लगा दिया तो आइड है तो सिर्फ फॉस्फोरस का सिंबल लिखो पी, और पी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा तो इस पर 3 नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे कि मैंने लिखना है नाइट्राइड, नाइट्रोजन में आइड लगा है तो नाइट्रोजन का सिंबल लिखो, और नाइट्रोजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा तो इस पर भी 3 नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नाइट्राइड हो गया। जैसे कि मुझे लिखना है कैल्शियम नाइट्राइड का फॉर्मूला, तो देखो कैल्शियम का सिंबल Ca, वैलेंसी 2, नाइट्राइड हो गया N, इसकी वैलेंसी 3, तो N की वैलेंसी 3 Ca के साथ, Ca की वैलेंसी 2 N के साथ, तो कैल्शियम नाइट्राइड हो गया Ca3N2। ओके है। तो इस तरह मैंने कहा कि दुनिया में जितने भी अनायंस हैं उसके नाम में 3 ही सफिक्स होंगे, एट, आइट और आइड। लेकिन इसके अलावे प्रीफिक्सेस बहुत सारे होते हैं। देखो एनायन में सफिक्स तो यही 3 है, एट, आइट, आइड, बस और कुछ नहीं है। लेकिन प्रीफिक्स बहुत सारे, प्रीफिक्स जो नाम के पहले लगाते हैं, जो सिंपल एनायन है उसमें जो कॉमन प्रीफिक्सेस हैं उसको हम पहले लिख देते हैं। जैसे कि कुछ एनायन में प्रीफिक्स होता है ऑर्थो, कुछ एनायन में प्रीफिक्स होता है मेटा, कुछ में प्रीफिक्स होता है हाइपो, कुछ में प्रीफिक्स होता है बाई। ऑर्थो, मेटा, हाइपो, बाई, थायो, पर, ये सब कॉमन प्रीफिक्सेस हैं जो सिंपल अनायंस में, सिंपल एसिड रेडिकल्स में होते हैं। ये हो गया प्रीफिक्सेस ऑफ सिंपल अनायंस। कौन से प्रीफिक्सेस हमने बताए कॉमन अनायन में? ऑर्थो, मेटा, हाइपो, बाई, थायो, पर, ये सभी। अब जैसे हम ऑर्थो, प्रीफिक्स ऑर्थो और प्रीफिक्स मेटा की बात कर रहे हैं। ठीक से देखिएगा, प्रीफिक्स ऑर्थो और मेटा की बात कर रहे हैं। देखिए सिंपल अनायन में जो हम पढ़ रहे हैं, सिंपल अनायन, इसमें जो नेगेटिव चार्ज होगा ना वो या तो -1 होगा या -2 होगा या -3 होगा। यानी नेगेटिव चार्ज का जो लिमिट होगा वो -1 से -3, -4 या -5 ये रेयर होते हैं यानी नहीं होते हैं, ऐसा आप सिंपल अनायन में मान के चलिए। हाँ, कॉम्प्लेक्स अनायन में होते हैं। तो मैंने कहा कि सिंपल अनायन में नेगेटिव चार्ज का लिमिट क्या लेना है? -1 से -3, यानी -1, -2 और या -3। ओके, तो इसलिए एलिमेंट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उसको सिंपल अनायन बनाने के लिए इस प्रकार से अरेंज करना है
ताकि O को जब ऑक्सीजन हम उसमें जोड़ें तो जो नेगेटिव चार्ज आए वो लिमिट में रहे, यानी कि या तो -1 रहे या -2 रहे या -3 रहे। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो रेडिकल बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रखोगे? 1 1 ऐसे रखोगे, ऐसा बोला था। क्यों? दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ रख दिया और O जोड़ दिया तो O का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और इसका 2 इलेक्ट्रॉन 8 पूरा हो गया। अब ये O बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं तो इस O पर कोई नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं, तो ये एनायन होगा नहीं, ये तो कंपाउंड हो जाएगा। आपको तो एनायन बनाने हैं, इसके लिए इस पर नेगेटिव चार्ज होने चाहिए, और ये तभी होगा जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 को हम कैसे रखें? 1 1, तभी O जोड़ने पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी मेरा मतलब यह है कि अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो रेडिकल बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने का एक ही तरीका है, 1 1, क्योंकि इसी केस में O जोड़ेंगे तो -2 चार्ज आएगा जो लिमिट में है, और ये सिंपल एनायन होगा। जैसे अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो क्या रेडिकल बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे रखेंगे 2 2? नहीं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से A को कोई चार्ज नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन से A को कोई चार्ज नहीं, और चार्ज नहीं तो रेडिकल नहीं, ये तो कंपाउंड हो गया। या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 को हम ऐसे रखें 1 1 1 1? नो, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन से 1 O, 1 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन से 1 O, 1 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन से 1 O, 1 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन से 1 O, 1 माइनस, या तो 4 माइनस हो गया, ये तो लिमिट से बाहर हो गया, ये भी सिंपल एनायन नहीं रहा। इसलिए अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो रेडिकल बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने का एक ही तरीका है, 2 एक साथ, बाकी जो 2 बचा 1 1, क्योंकि सिर्फ यही एक तरीका है जिसमें O जोड़ने पर -2 चार्ज आएगा जो लिमिट में होगा। यानी मैंने कहा कि अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है या 4 है या 6 है तो रेडिकल बनाने के लिए उसको अरेंज करने का एक ही तरीका है, 2 है तो 1 1, 4 है तो 2 1 1, 6 है तो 2 2 1 1, क्योंकि तभी ऑक्सीजन जोड़ने पर जो चार्ज आएगा उसमें लिमिट में होगा, यानी कि -2 -1 या -3 होगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 टू मेक द रेडिकल? अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो रेडिकल बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 को कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं? तो 2 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। एक तो तरीका होगा 1 1 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन से 1 O, 1 माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन से 1 O, 1 माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन से 1 O, 1 माइनस, और 3 माइनस ये लिमिट में है, इसलिए यह रेडिकल पॉसिबल है, ये होगा। दूसरा तरीका ऐसा है कि 3 इलेक्ट्रॉन को ऐसे रख दो, 2 1, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 O कोई चार्ज नहीं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन से 1 O तो 1 माइनस, और -1 माइनस ये भी लिमिट में है, इसलिए ये भी पॉसिबल है। यानी मैंने कहा कि अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 को रेडिकल बनाने के लिए हम 2 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। वन वे इज 1 1 1, तीनों अलग अलग रखें, एंड सेकेंड वे इज 2 1, बिकॉज इन बोथ केसेस आफ्टर एडिशन ऑफ O the negative charge that will develop will be within the limit, यानी -1 या -3 ये लिमिट में है, इसलिए दोनों पॉसिबल है। अब जैसे एक एग्जांपल हम यहां ले रहे हैं, जैसे देखिए बोरॉन, बोरॉन का सिंबल क्या है? B है, और बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5। तो स्ट्रक्चर 2 3, यानी बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। यह है बोरॉन, इसमें सफिक्स क्या है? ऑन। ओके, अब देखिए इससे हमें एनायन बनाने हैं, तो बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 को रेडिकल बनाने के लिए हम 2 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। एक तरीका हो गया 1 1 1, और दूसरा तरीका हो गया 2 1। ओके, अब इसमें O जोड़ते हैं, इस 1 इलेक्ट्रॉन से 1 O तो 1 माइनस, इस 1 इलेक्ट्रॉन से 1 O तो 1 माइनस, इस 1 इलेक्ट्रॉन से 1 O तो 1 माइनस, तो ये हो गया BO3 के ऊपर 3 माइनस। उसी तरह देखो, इस 2 इलेक्ट्रॉन से 1 O,
इस O पर कोई चार्ज नहीं आएगा, इस एक इलेक्ट्रॉन से एक O तो एक माइनस, तो ये हो जाएगा BO2 माइनस। दोनों में चार्ज लिमिट में है, इसलिए दोनों पॉसिबल है। अब इसका नेमिंग करते हैं। क्लियर? इसका क्या करेंगे? अब नेमिंग करेंगे। देखिए कैसे हम नेमिंग करेंगे। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में देखिए कि नेगेटिव चार्ज लिमिट में है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज है तो अनायन है, और सेंट्रल एटम बोरॉन इसके साथ O लगा है तो ये ऑक्सो अनायन है। और ऑक्सो अनायन है तो ऑक्सो अनायन में दो ही सफिक्स होते हैं, एट या आइट। यानी बोरॉन में ऑन हटा के या तो एट लगाएंगे यानी बोरेट, या आइट बोराइट। ओके, अगर ये बोरेट है तो ये बोराइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आइट में 8 के मुकाबले एक O कम होता है जो है, बट चार्ज सेम रहता है, चार्ज सेम नहीं है। यानी अगर ये बोरेट है तो ये बोराइट नहीं हो सकता। अब यहां एम्बिग्विटी आ गया। आई हैव एन एम्बिग्विटी हियर वेदर द हेयर सफिक्स विल बी 8 और आइट। तो इस एम्बिग्विटी को हम कैसे दूर करेंगे? तो क्या तरीका हमने बताया था कि 8 सफिक्स 8 दें या आइट, इसके लिए क्या करना है? सेंट्रल एटम बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो यहां देखो, इस बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो X, O का -2 होता है तो 3 O है तो -2 गुने 3 -6। इन सभी एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम हो गया X -6, ये बराबर होगा -3 के, जो इसका नेट चार्ज है। तो X बराबर हो गया +3। यानी इसमें बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया? +3। और बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 है। यानी कि यहां बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, तो सफिक्स क्या देंगे? 8। यानी बोरॉन का सफिक्स ऑन हटाइए और उसमें सफिक्स क्या लगा दीजिए? 8, यानी कि बोरेट। नाउ अब यहां देखते हैं BO2 माइनस में बी का जो बोरॉन है इसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। ठीक है, तो यहां भी बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मान लो? X, और O का -2 होता है तो -2 गुने 2 -4। इन तीनों एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम हो गया X -4, विच विल बी इक्वल टू द नेट चार्ज ओवर इट, यानी -1, यानी X बराबर +3। यानी यहां भी बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना गया है? +3, मतलब मैक्सिमम। तो इसमें भी सफिक्स क्या लगेगा? 8, यानी इसमें भी 8 लग गया। अब देखिए, दोनों में सफिक्स क्या लगाएंगे? 8, क्योंकि रूल है कि अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम आएगा, दोनों में +3 है, मैक्सिमम है, तो सफिक्स 8 देंगे। तो दोनों में 8 लगा दिया, दोनों बोरेट हो गया। लेकिन दोनों फॉर्मूला में अंतर है, तो फिर नाम में अंतर होना चाहिए, लेकिन सफिक्स में हम अंतर कर नहीं सकते। तो जब सफिक्स में हम कुछ कर नहीं सकते, तो अब नाम में अंतर करने के लिए हमें कुछ प्रीफिक्स जोड़ना पड़ेगा। तो जिसमें O ज्यादा है उसमें प्रीफिक्स क्या लगा देना? ऑर्थो, यानी ऑर्थोबोरेट। और जिसमें O कम है उसमें प्रीफिक्स क्या लगा देना? मेटा, यानी कि ये हो गया मेटाबोरेट। यानी ये हो गया ऑर्थोबोरेट और ये हो गया मेटाबोरेट। अगर हम सिर्फ बोरेट बोलें तो आप ऑर्थोबोरेट समझेंगे, सिर्फ बोरेट यानी ऑर्थोबोरेट। क्लियर है? जैसे कि मैंने कहा कैल्शियम बोरेट का फॉर्मूला लिखिए, कैल्शियम बोरेट का फॉर्मूला लिखिए। तो देखो, कैल्शियम बोरेट कहें या कैल्शियम ऑर्थोबोरेट कहें, एक ही बात है। तो कैल्शियम का सिंबल Ca, वैलेंसी 2, बोरेट या ऑर्थोबोरेट क्या है? BO3, और इस पर 3 माइनस है, यानी इसकी वैलेंसी 3 कैल्शियम के साथ, और कैल्शियम की वैलेंसी 2, तो बोरेट के साथ होल ट्वाइस कर दो, ये हो गया कैल्शियम बोरेट, यानी कि कैल्शियम ऑर्थोबोरेट। अगर मैंने कहा
कैल्शियम मेटाबोरेट का फॉर्मूला लिखो। तो देखो कैल्शियम Ca वैलेंसी 2, मेटाबोरेट है BO2 1 माइनस मतलब वैलेंसी 1 इधर आएगा और कैल्शियम की वैलेंसी 2 इधर, तो वोल्ट ट्वाइस कर दो, ये हो जाएगा कैल्शियम मेटाबोरेट। तो मैंने क्या कहा कि अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो रेडिकल बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 को हम 2 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, 1 1 1 पहला तरीका, दूसरा 2 1, क्योंकि दोनों तरीके में O जोड़ने पर जो नेगेटिव चार्ज आता है वो लिमिट में है, इसलिए ये दोनों अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, दोनों रेडिकल संभव हैं। इन दोनों केस में जो रेडिकल बनेंगे उन दोनों में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम आता है, तो सफिक्स तो दोनों में 8 आएगा, लेकिन नाम में फर्क करने के लिए हमें प्रीफिक्स चेंज करना पड़ेगा। जिसमें O की संख्या ज्यादा है उसमें ऑर्थो लगा दो, जिसमें O की संख्या कम है उसमें मेटा लगा दो। तो ऑर्थोबोरेट, मेटाबोरेट, क्लियर है? जैसे देखिए ग्रुप 13 में कौन कौन एलिमेंट्स हैं? नेम द एलिमेंट्स विच फॉल इन ग्रुप 13। ग्रुप 13 में है B यानी कि बोरॉन, Al अल्युमिनियम, Ga हो गया गैलियम, In इंडियम और Tl है थालियम, यानी बैंगन, आलू, गाजर इन थैला या बैल गया इन तबेला, जैसे भी याद रखिए। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 तो 2 3, यानी बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो इसका मतलब इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा। क्लियर है? अब और सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो ये सभी एक ही जैसा रेडिकल जो है वो बनाएगा। जैसे कि देखो अल्युमिनियम है, अल्यूमिनियम में अगर अल्युमिनियम में ईएम हटा करके हम 8 लगा देंगे तो ये हो जाएगा अल्यूमिनेट। अल्यूमिनेट तो सिर्फ एल्यूमिनेट का मतलब ऑर्थो एल्यूमिनेट। तो एल्यूमिनेट या ऑर्थो एल्यूमिनेट कैसे लिखेंगे? तो Al अल्युमिनियम Al, और ऑर्थो के लिए 3 इलेक्ट्रॉन कैसे रखना? 1 1 1, ताकि ज्यादा O जुड़ पाए। ज्यादा O वाले में ऑर्थो लगाते हैं और जिसमें O कम है उसमें मेटा लगाते हैं। तो Al का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 1 1 1, अब तीनों में ऑक्सीजन जोड़ दो तो AlO3 पे 3 माइनस, ये हो जाएगा एल्यूमिनेट या ऑर्थो एल्यूमिनेट। लेकिन अगर मैं कहूं मेटा एल्यूमिनेट तो मेटा लग गया, तो अब अल्युमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 को कैसे अरेंज करना? 2 1, ताकि ऑक्सीजन की संख्या कम हो जाए। तो 2 1, 2 इलेक्ट्रॉन से एक को कोई चार्ज नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन से एक को 1 माइनस, तो मेटा एल्यूमिनेट हो जाएगा AlO2 माइनस। क्लियर है? उसी तरह गैलियम, गैलियम में सफिक्स ईएम हटाएं और 8 लगा दें तो ये गैलेट हो जाएगा, और सिर्फ गैलेट का मतलब ऑर्थो गैलेट। तो गैलेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? GaO3 के ऊपर 3 माइनस, गैलेट या ऑर्थो गैलेट। लेकिन अगर मैं कहूं मेटा गैलेट, तो मेटा गैलेट में Ga का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 कैसे रखना? 2 1 और O जोड़ना, तो ये हो जाएगा GaO2 माइनस। जैसे देखो ये इंडियम है, इंडियम में ईएम हटाओ 8 लगाओ, इंडेट, इंडेट या ऑर्थो इंडेट, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? InO3 के ऊपर 3 माइनस, InO3 3 माइनस। लेकिन अगर मैं कहूं मेटा इंडेट तो फिर ये हो जाएगा InO2 माइनस। उसी तरह जैसे थैलियम है, थैलियम, थैलियम में ईएम हटाओ 8 लगाओ, थैलेट या ऑर्थोथैलेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उसी तरह TlO3 पे 3 माइनस, और मेटाथैलेट तो TlO2 माइनस। ओके, क्योंकि मेटाथैलेट मोर स्टेबल होता है जनरली, तो कई बार मेटाथैलेट को थैलेट भी बोल देते हैं, वैसे एक्चुअली थैलेट यानी ऑर्थोथैलेट TlO3 3 माइनस होगा। क्लियर है? उसी तरह एक और एग्जांपल हम यहां पर ले रहे हैं कि अगर सोचो कि अगर किसी
एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो रेडिकल बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 को कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं? तो 2 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। एक तो तरीका यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रखो, बाकी जो 3 बचे 1 1 1, क्योंकि देखो 2 इलेक्ट्रॉन से एक ओ कोई चार्ज नहीं आएगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन से एक ओ तो 1 माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन से एक ओ 1 माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन से एक ओ 1 माइनस और 3 माइनस, ये लिमिट में है, यह पॉसिबल है, इसलिए यह अरेंजमेंट संभव है, यह रेडिकल संभव है। यानी कि अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 को रेडिकल बनाने के लिए अरेंज करने का पहला तरीका क्या है? 2 1 1 1, और दूसरा तरीका क्या है? 2 2 1, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से एक ओ कोई चार्ज नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन से एक ओ कोई चार्ज नहीं, और 1 इलेक्ट्रॉन से एक ओ तो 1 माइनस, और 1 माइनस तो ये भी लिमिट में है, ये भी पॉसिबल है। यानी कि इस बात को याद रखिए कि अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो रेडिकल बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 को 2 प्रकार से अरेंज करेंगे सिंपल एनायन बनाने में। पहला प्रकार है 2 1 1 1 और दूसरा है 2 2 1। ओके है? जैसे यहां देखिए फॉस्फोरस का सिंबल जो है यह है P, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 को अरेंज करने का पहला तरीका 2 1 1 1, ठीक है? 2 इलेक्ट्रॉन से एक ओ कोई चार्ज नहीं, इस 1 इलेक्ट्रॉन से एक ओ तो 1 माइनस, इस 1 इलेक्ट्रॉन से एक ओ तो 1 माइनस, इस 1 इलेक्ट्रॉन से एक ओ तो 1 माइनस, तो ये हो जाएगा PO4 3 माइनस, और 3 माइनस पॉसिबल है, लिमिट में है, इसलिए यह रेडिकल संभव है। दूसरा P वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 को ऐसे रखो 2 2 1, 2 इलेक्ट्रॉन से एक को कोई चार्ज नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन से एक को कोई चार्ज नहीं, इस 1 इलेक्ट्रॉन से एक को तो 1 माइनस, तो ये बन गया PO3 माइनस, और इसमें 1 माइनस लिमिट में है, तो ये भी अरेंजमेंट संभव है, ये भी रेडिकल संभव है। अब इसका नेमिंग करना है। देखिए दोनों पर नेगेटिव चार्ज है यानी कि एनायन है, और दोनों में सेंट्रल एटम P के साथ O लगा है तो ऑक्सो अनायन है, और हम जानते हैं कि ऑक्सो अनायन के नाम में 2 ही सफिक्स होते हैं, या तो 8 या 8। तो इस 8 या 8 के लिए हमें सेंट्रल एटम P का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। अगर मैक्सिमम आया तो 8, मैक्सिमम से 2 यूनिट कम आया तो 8। P का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो P का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा। तो देखते हैं यहां P का ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लो, एक का -2 तो -2 × 4 -8। इन पांचों एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या हो गया? X - 8। ये बराबर कर दो नेट चार्ज जो -3 है, तो X बराबर आ गया +5। यानी इसमें P का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, जो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए इसके नाम में सफिक्स क्या लगाएंगे? 8। यानी फॉस्फोरस का जो सफिक्स है ओरस वो हटा के 8 लगा दो, यानी फॉस्फेट। अब इसमें आइए PO3 माइनस, इसमें P का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ठीक है? तो P का मान लो X, एक O का -2 तो 3 O का हो जाएगा -2 × 3 -6, और ये सम हो जाएगा -1 के, तो X बराबर +5 O। यहां भी P का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया? +5 मैक्सिमम, यानी इसमें भी सफिक्स क्या देंगे? 8, यानी ये भी हो गया फॉस्फेट। अब जरा देखिए दोनों फॉर्मूला में अंतर है तो नाम में अंतर होना चाहिए, लेकिन सफिक्स में हम अंतर कर नहीं सकते, क्योंकि नियम है कि अगर ऑक्सो अनायन में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्स है तो सफिक्स 8 होगा, दोनों में मैक्स है तो दोनों में सफिक्स 8 होगा। सफिक्स में हम कुछ कर नहीं सकते, तो नाम में फर्क करने के लिए हमें कुछ प्रीफिक्स में फर्क करना पड़ेगा। जिसमें O एटम की संख्या ज्यादा है इसमें प्रीफिक्स लगा देंगे ऑर्थो, और जिसमें O एटम की संख्या कम है इसमें प्रीफिक्स लगा देंगे मेटा। तो ये हो जाएगा ऑर्थोफॉस्फेट और ये हो जाएगा मेटाफॉस्फेट। क्लियर है? अगर हम सिर्फ फॉस्फेट बोलें तो इसका मतलब ऑर्थोफॉस्फेट। क्लियर है? जैसे कि मैंने कहा
मान लो मैंने कहा कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट मतलब कैल्शियम ऑर्थोफॉस्फेट। तो इसका फॉर्मूला देखिए, कैल्शियम Ca वैलेंसी 2, फॉस्फेट का मतलब ऑर्थोफॉस्फेट, और ऑर्थोफॉस्फेट क्या है? PO4। PO4 3 माइनस मतलब इसकी वैलेंसी 3 इसके साथ, कैल्शियम के साथ, और कैल्शियम की वैलेंसी 2 इसके साथ, तो होल ट्वाइस कर दो, ये हो गया कैल्शियम फॉस्फेट यानी ऑर्थोफॉस्फेट। लेकिन अगर मैं कहूं कैल्शियम मेटाफॉस्फेट, तो कैल्शियम C हो गया वैलेंसी 2, मेटाफॉस्फेट क्या हो जाएगा? PO3 पर 1 माइनस का मतलब वैलेंसी 1 इधर कैल्शियम के साथ, कैल्शियम की वैलेंसी 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा कैल्शियम मेटाफॉस्फेट। इज इट क्लियर? अब जैसे जरा देखिए यहां पे जैसे कि मैंने लिखा ऑर्थो फॉस्फेट या सिंपली फॉस्फेट, PO4 3 माइनस, और इसका स्ट्रक्चर ये था, अभी आपने देखा था, P का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 2 1 1 1, इसमें एक चार्जलेस O है, और यदि हम इससे एक चार्जलेस O हटा दें तो ये हो जाएगा PO3 3 माइनस, और जब 8 से एक चार्जलेस O हटाते हैं तो सफिक्स क्या हो जाता है? आइट। तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोफॉस्फाइट या सिर्फ फॉस्फाइट या सिंपली फॉस्फाइट। और मेटाफॉस्फेट क्या हो जाएगा? PO3 पे 1 माइनस। देखो PO3 3 माइनस में P का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ये +3 आएगा, यानी कि मैक्सिमम से 2 यूनिट कम आ गया, तो इसलिए 8 लग गया। लेकिन PO3 माइनस अगर है तो इसमें P का +5 आएगा, इसलिए वहां पर सफिक्स 8 है यानी मेटाफॉस्फेट है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखने हैं। अब जैसे देखो ग्रुप 15 में कौन कौन एलिमेंट्स हैं? ग्रुप 15 में है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, AS होता है आर्सेनिक, STBM इसका लैटिन नाम है, इसको एंटीमनी कहते हैं, और बिस्मथ यानी Bi, ये हो गया बिस्मथ। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो स्ट्रक्चर हो गया 2,5, यानी कि नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो इसका मतलब इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। क्लियर है? अब देखो नाइट्रोजन इस रूल का एक्सेप्शन है। कौन सा रूल भाई? मैंने कहा कि अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो रेडिकल बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 को 2 प्रकार से अरेंज करते हैं, 2 1 1 1 और दूसरा 2 2 1। बट इस रूल का नाइट्रोजन एक्सेप्शन है। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, लेकिन इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 को अरेंज करने का एक ही तरीका होगा, और वो है 2 2 1। इसमें 2 1 1 1 वाला तरीका मत अप्लाई करना। क्यों? क्योंकि n छोटा है और छोटे n एटम के सराउंडिंग में 4 O अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा वो रेडिकल। इसलिए क्योंकि अगर n का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आप ऐसे रखो 2 1 1 1 और O जोड़ो तो ये बन जाएगा NO4 3 माइनस। अब छोटे n के सराउंडिंग में 4 O और ऊपर से 3 माइनस, ये अकोमोडेट नहीं हो पाएगा। चूंकि n छोटा है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, क्राउडिंग हो जाएगी और वो अनस्टेबल होगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इसलिए n में हमने एक्सेप्शन लिख दिया इस रूल में। n में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 को एक ही तरीके से रखना 2 2 1, क्योंकि इसमें 3 O आ सकता है और 4 O नहीं आएगा, n के सराउंडिंग में 3 O आ सकता है। और इसलिए इसमें सफिक्स तो लगाना 8, लेकिन इसमें प्रीफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। अरे प्रीफिक्स तो तब लगाते हैं ना जब सफिक्स सेम रहे और नाम में फर्क करना हो, फॉर्मूला में अंतर हो। यहां एक ही अरेंजमेंट होगा, n के केस में 2 2 1, तो सिर्फ सफिक्स लगाएंगे।
जैसे कि मैंने कहा नाइट्रेट, तो नाइट्रोजन में सफिक्स क्या लगाना है 8, तो n का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, n अपने सर को मान लो n, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 कैसे रखना 2 2 1, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 हो कोई चार्ज नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 हो कोई चार्ज नहीं, इस 1 इलेक्ट्रॉन से 1 हो तो 1 माइनस, तो ये हो जाएगा नाइट्रेट NO3 माइनस। इसमें n का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखिए +5 आएगा, मैक्सिमम है, सफिक्स 8 है। नाइट्रेट में 2 चार्जलेस O है, अगर इससे एक चार्जलेस O हटा दें तो सफिक्स 8 की जगह 8 हो जाएगा नाइट्राइट, यानी NO2 माइनस। NO2 माइनस में आप देखिए n का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा, यानी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे 2 यूनिट कम आएगा, इसलिए सफिक्स इसमें क्या है 8 है। लेकिन n में तो चलो एक्सेप्शन हो गया, लेकिन बाकी सारे एटम में कोई स्टेरिक प्रॉब्लम आएगा नहीं और 4 O जुड़ सकते हैं, इसलिए फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ में दोनों अरेंजमेंट पॉसिबल होगा 5 इलेक्ट्रॉन के लिए। फास्फोरस का तो आप केस समझ गए। जैसे आर्सेनिक है, देखो आर्सेनिक में सफिक्स क्या है इक हटाओ 8 लगाओ, तो ये बन जाएगा आर्सिनेट, और सिर्फ आर्सिनेट का मतलब ऑर्थो आर्सिनेट। तो इसके लिए ऑर्थो के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 कैसे अरेंज करना, इस तरीके से ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जुड़ सकें, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे रखना 2 1 1 1 और O जोड़ना, तो ये हो जाएगा AsO4 3 माइनस, ये हो जाएगा आर्सिनेट। अगर मैं कहूं आर्सिनाइट, तो पहले आर्सिनेट लिख लो और आर्सिनेट में एक चार्जलेस O हटा दो, तो आर्सिनाइट हो जाएगा AsO3 के ऊपर 3 माइनस। लेकिन अगर मैं कहूं मेटा आर्सिनेट, तो मेटा आर्सिनेट के लिए आर्सेनिक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 कैसे रखना 2 2 1 और O जोड़ दो, तो मेटा आर्सिनेट हो जाएगा AsO3 के ऊपर 1 माइनस। लेकिन अगर मैं कहूं आर्सिनाइड आइड, तो मैंने क्या बोला था, अगर किसी एलिमेंट के नाम में IDE आइड लगा है तो सिर्फ उस एलिमेंट का सिंबल लिखो और उस पर नेगेटिव चार्ज दो। आर्सेनिक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इस पर 3 नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये हो जाएगा आर्सिनाइड। क्लियर है। उसी तरह जैसे देखिए एंटीमोनी, मैंने एंटीमोनी Y हटा के 8 लगा दिया, एंटीमोनेट। सिर्फ एंटीमोनेट का मतलब ऑर्थो एंटीमोनेट। तो एंटीमनी Sb है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, लेकिन ऑर्थो के लिए 5 इलेक्ट्रॉन कैसे रखेंगे 2 1 1 1 O जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा SbO4 3 माइनस। अगर हम इसमें एक चार्जलेस O है, अगर हम इससे एक चार्जलेस O हटा दें तो 8 बन जाएगा 8 एंटीमोनाइट, ये हो जाएगा SbO3 के ऊपर 3 माइनस। अगर मैं कहूं मेटा एंटीमोनेट का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा मेटा के लिए Sb का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 कैसे रखना 2 2 1 O जोड़ दो, तो SbO3 के ऊपर 1 माइनस। लेकिन अगर मैं कहूं एंटीमोनाइड आइड IDE आइड, तो आइड के लिए हमने क्या बोला था कि एंटीमनी का सिंबल लिखो Sb और इस पर नेगेटिव चार्ज दो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो 3 नेगेटिव चार्ज आएगा, ये एंटीमोनाइड होगा। तो इस तरह से इन फॉर्मूलों को आप याद करिए जो सिंपल एनायन है। तो देखिए ऑर्थो और मेटा, इन दो प्रीफिक्स के बारे में आप जान गए। उसी तरह है प्रीफिक्स हाइपो। देखिए हाइपो का मतलब होता है कम, बिलो। हाइपो मतलब बिलो, जैसे हाइपोडर्मिस, हाइपोजियल। हाइपो मतलब बिलो, नीचे, कम। तो देखिए अगर 8 रेडिकल से एक चार्जलेस O हटाते हैं तो सफिक्स क्या हो जाता है 8। लेकिन अगर 8 रेडिकल से एक और चार्जलेस O हटा दें तो फिर सफिक्स तो 8 ही रहेगा, प्रीफिक्स हाइपो लगा देना। क्योंकि
यानी प्रीफिक्स हाइपो तब आएगा ना जब एक रेडिकल में कम से कम 2 चार्जलेस O हैं। जैसे कम से कम 2, जैसे कि देखो सल्फेट, सल्फेट में देखो S का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 2 1 1, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 O कोई चार्ज नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 O कोई चार्ज नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन से 1 O 1 माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन से 1 O 1 माइनस। ये सल्फेट है, इसमें 2 2 चार्जलेस O है। ये हो गया सल्फेट। अब सल्फेट में 2 2 चार्जलेस O हैं, इससे एक चार्जलेस O हटा दो तो ये हो गया SO3 के ऊपर 2 माइनस, और अब इसमें सफिक्स 8 क्या बन गया? आइट, यानी कि सल्फाइट। ठीक है, लेकिन देखो सल्फाइट में अभी भी एक चार्जलेस O है, तो इसलिए अगर सल्फाइट से ये जो एक चार्जलेस O है ये हटा दें तो ये हो जाएगा SO2 के ऊपर 2 माइनस। अब जब आइट से एक चार्जलेस O हटाएंगे तो सफिक्स तो आइट ही रहेगा, क्योंकि ऑक्सो अनायन में 2 ही सफिक्स होते हैं, 8 और आइट, और क्योंकि ये सारे ऑक्सो अनायन है और ऑक्सो अनायन में 2 ही सफिक्स होते हैं, 8 या आइट। तो आइट से अगर एक और चार्जलेस O हटाएंगे तो सफिक्स तो आइट रहेगा, इसमें प्रीफिक्स हाइपो जोड़ देंगे, यानी इसका नाम हो जाएगा हाइपोसल्फाइट। यानी सुनो, अगर ऑक्सो अनायन में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो सफिक्स 8 होगा। यदि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से 2 यूनिट कम है, अरे एक को हटाओगे तो 2 कमेगा, तो अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से 2 कम है तो सफिक्स आइट। लेकिन आइट से एक और O हटाएंगे हाइपोआइट में तो और 2 यूनिट कम हो जाएगा ना। यानी अगर ऑक्सो अनायन में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से 4 यूनिट कम है, तो ऐसे ऑक्सो अनायन के नाम में सफिक्स आइट रखना, प्रीफिक्स हाइपो लगा देना। तो ये एक रूल बन गया। क्या रूल हमने बोला कि अगर किसी ऑक्सो अनायन में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से 4 यूनिट कम है, तो ऐसे ऑक्सो अनायन के नाम में सफिक्स आइट होगा, प्रीफिक्स हाइपो होगा। जैसे SO2 2 माइनस है और इसका नाम हमें लिखना है, हमें नहीं पता क्या नाम है, तो ये नेगेटिव चार्ज है तो एनायन है, और सल्फर के साथ O लगा है तो ऑक्सो अनायन है। तो ऑक्सो अनायन में सफिक्स 2 ही होता है, 8 या आइट। तो यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो, +2 आ रहा है, जबकि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, तो मैक्सिमम से 4 यूनिट कम है, तो 4 यूनिट कम है तो सफिक्स आइट लगाएंगे, प्रीफिक्स हाइपो लगाएंगे, यानी सल्फर में अर हटा के आइट सल्फाइट और प्रीफिक्स हाइपो यानी हाइपोसल्फाइट हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपो का मतलब आप समझ गए, इस बात को याद रखिए। उसी तरह नेक्स्ट जो प्रीफिक्स है जल्दी से देखिए, उसमें है बाई। देखो बाई यानी हाई, हाई यानी हाइड्रोजन H+। तो अगर किसी रेडिकल में प्रीफिक्स बाई लगा हो तो क्या करना, उस रेडिकल को लिख लो, और बाई है तो उसके जगह हाई यानी H+ जोड़ दो बस। जैसे कि मुझे लिखना है बाइकार्बोनेट, राइट, तो इसका पेरेंट रेडिकल देखो कौन है, कार्बोनेट। तो पहले कार्बोनेट लिख लेंगे, और कार्बोनेट क्या होता है, CO3, और इस पर 2 माइनस, कार्बोनेट तो लिखना जानते हैं। अब इस कार्बोनेट में प्रीफिक्स क्या है, बाय, तो यहां लगा दो हाई यानी H+, 1 प्लस और 1 माइनस कैंसिल हो गया, यानी बाइकार्बोनेट हो गया HCO3, इस पर 1 माइनस यानी इसकी वैलेंसी 1 हो गया। जैसे कि मैंने कहा बाइफॉस्फेट, बाइकार्बोनेट को आप हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं,
जैसे मैंने कहा बाई फॉस्फेट, तो इसमें पेरेंट रेडिकल कौन है? फॉस्फेट। तो पहले फॉस्फेट लिखो, और सिर्फ फॉस्फेट का मतलब ऑर्थोफॉस्फेट, जो होता है PO4 पे 3- यही है ना फॉस्फेट के लिए ऑर्थोफॉस्फेट। अब इसमें बाई लगा है, तो बाई है तो आप हाई यानी H+ लगाओ, एक प्लस और एक माइनस कैंसिल, तो बाई फॉस्फेट हो गया H PO4, इसके ऊपर माइनस माइनस यानी 2 माइनस, यानी इसकी वैलेंसी 2 हो गया। जैसे कि मुझे लिखना है बाई सल्फाइड, तो पहले इसका पेरेंट रेडिकल देखो क्या है? सल्फाइड। इसमें सफिक्स क्या है? आइड। तो पहले सल्फाइड लिख लो। सल्फाइड क्या है? S पर 2 माइनस। अब इसमें बाई है तो आप लगा दो हाई यानी H+, एक प्लस एक माइनस कैंसिल, बाई सल्फाइड हो गया HS-, एक माइनस है तो वैलेंसी 1, बाई सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। लेकिन देखो अगर एक H+ लगाओगे ना तो आप उसमें वर्ड हाइड्रोजन दो या बाई दो, लेकिन अगर 2 H+ जोड़ेंगे तो फिर वहां पर बाई बाई मत करना, वहां पर डाइहाइड्रोजन वर्ड लिखना। जैसे कि 2 H+ तो डाइहाइड्रोजन प्रीफिक्स जोड़ेंगे। जैसे देखो ये है फॉस्फेट PO4 3- ऑर्थोफॉस्फेट। अब इसमें 2 H+ जोड़ दो, तो 2 H+ तो 2 माइनस कैंसिल हो गया। अब ये हो गया H2PO4 पे 1 माइनस, तो फॉस्फेट में हमने 2 H+ जोड़ा, 2 हाई जोड़ा, 2 हाइड्रोजन जोड़ा, तो प्रीफिक्स हो जाएगा डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। जो मेन रेडिकल है फॉस्फेट वो लिख देंगे, और फॉस्फेट में डाई हाइड्रोजन वर्ड जोड़ देंगे। ये बड़ा सिंपल है। उसी तरह देखिए जल्दी से, नेक्स्ट प्रीफिक्स है थायो। देखो थायो मीन्स सल्फर, थायो मीन्स सल्फर, थायो मीन्स सल्फर। तो अगर किसी रेडिकल में या कंपाउंड के नाम में प्रीफिक्स थायो लगाओ ना, तो सिंपल है, उस पेरेंट रेडिकल को लिखो या कंपाउंड लिखो, और उसमें से एक को O के जगह S कर दो, एक O के बदले S। इससे वैलेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि O या S एक ही ग्रुप में है, तो वैलेंसी सेम रहेगा। जैसे कि मुझे लिखना है थायोसल्फेट, ठीक है, तो देखो इसका पेरेंट रेडिकल कौन है? सल्फेट। तो पहले हम लिख लेंगे सल्फेट। सल्फेट लिखना हम जानते हैं SO4 2-। अब इसमें प्रीफिक्स थायो है, तो प्रीफिक्स थायो का मतलब क्या है कि सल्फेट में थायो लगा है, तो सल्फेट में से एक को O कम करो, तो एक O कम करोगे तो O हो जाएगा 3, और बदले में एक को जो कम किया उस O के बदले एक S कर दोगे, तो एक S पहले से है और एक O के बदले S आया तो S हो जाएगा 2, लेकिन चार्ज या वैलेंसी वही रहेगा, तो ये हो जाएगा थायोसल्फेट H2O3 2-, यानी इसकी वैलेंसी 2 होगा। क्लियर है? ये तो सिंपल है। जैसे साइनेट, साइनेट होता है OCN-, ये होता है साइनेट। लेकिन अगर हम O के जगह S कर दें तो इसमें प्रीफिक्स थायो लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा थायोसाइनेट। ओके, तो थायो का मतलब भी आप समझ गए। उसी तरह लास्ट देखिए जो है प्रीफिक्स पर। देखिए ये जो प्रीफिक्स पर है ना, ये एक स्पेशल केस है, और ये स्पेशल केस उस एलिमेंट के लिए है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 या 8 है। क्लियर है? यानी याद रखिए, अगर किसी ऑक्सो अनायन में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 या +8 है, तो ऐसे ऑक्सो अनायन के नाम में सफिक्स क्या देंगे? 8, और प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? पर। ये एक स्पेशल केस है, इसको याद रखिए। मैंने कहा इफ इन एन ऑक्सो अनायन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज either +7 or +8, then in the name of such oxo anion suffix will be 8 and prefix will be पर। जैसे देखिए
मैंने लिखा ClO4 माइनस, ये माइनस है तो एनायन, सेंट्रल एटम Cl के साथ O लगा है तो ऑक्सो अनायन, ऑक्सो अनायन है। अब इसमें सेंट्रल एटम Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट X, O का -2, -2 गुना 4 -8, X -8 ये बराबर -1 तो X बराबर +7। यहां Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। और मैंने क्या कहा था कि अगर किसी ऑक्सो अनायन में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 या +8 है तो ऐसे ऑक्सो अनायन के नाम में प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? पर। तो पर लगा दिया और सफिक्स क्या लगाएंगे? 8। सेंट्रल एटम क्लोरीन है, क्लोरीन का सफिक्स इन हटाओ और 8 लगाओ तो क्लोरेट हो जाएगा, पर क्लोरेट। जैसे कि मैंने लिखा MnO4 पे माइनस, ये ऑक्सो अनायन है, यहां भी Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, वही +7 आएगा। और यहां भी Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है तो इसमें भी प्रीफिक्स क्या देंगे? पर। और सफिक्स क्या देंगे? 8। मैंगनीज में 8 लगा दो, मैंगेनेट, इसका नाम परमैंगनेट। जैसे देखिए मैंने लिखा Xe जेनॉन हो गया, O6 के ऊपर 4 माइनस, ये ऑक्सो अनायन है, इसका नाम लिखिए। सबसे पहले यहां सेंट्रल एटम जीनोन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो जीनोन का ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लो, O का -2 होता है तो -2 गुना 6 -12। इन सातों एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम हो गया X -12, ये बराबर होगा -4 के, तो X बराबर +8। यहां पर सेंट्रल एटम जीनोन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +8। और अब रूल याद करो, मैंने क्या बोला था कि अगर किसी ऑक्सो अनायन में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 या +8 है तो प्रीफिक्स पर सफिक्स 8, ये इस रूल को फॉलो करेगा। +8 है तो प्रीफिक्स पर लगाओ, सफिक्स 8। जीनोन का सफिक्स क्या है? ऑन, जीनोन का ऑन हटा के 8 लगा दो, ये हो गया परजिनेट आयन। क्या हो गया? ये परजिनेट आयन। अब जैसे जरा देखें ले यहां जल्दी से, Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, ग्रुप 17 में है, Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 2 2 2 और 1। इस 2 इलेक्ट्रॉन से एक को कोई चार्ज नहीं, इस 2 इलेक्ट्रॉन से एक को कोई चार्ज नहीं, इस 2 इलेक्ट्रॉन से एक को कोई चार्ज नहीं, और इस 1 इलेक्ट्रॉन से एक O, तो इस पर एक माइनस आएगा। यानी इसमें देखो 3 O है जो चार्जलेस है, और जहां 3 O चार्जलेस हो जाएगा वो एक स्पेशल केस हो जाएगा। तो ये हो गया ClO4 माइनस, और इसका नाम हो गया पर क्लोरेट। अगर पर क्लोरेट से एक चार्जलेस O हटा दिया, चलो एक चार्जलेस O देखो हटा दिया, तो पहले पर काटेंगे, पहले पर हटेगा, ये बच जाएगा ClO3 माइनस, और इसमें पर हट गया तो इसका नाम क्लोरेट। अब यहां देखो सफिक्स 8 तो है, लेकिन यहां Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम नहीं है, इसलिए हमने कहा कि ये स्पेशल केस है पर वाला। तो ये हो गया क्लोरेट। अब देखिए क्लोरेट में अभी भी 2 चार्जलेस O है, तो क्लोरेट से एक और चार्जलेस O हटा देते हैं। चलिए ये चार्जलेस O हटा दें, ठीक है। तो अब ये बच गया ClO2 माइनस। अब क्लोरेट से जब एक चार्जलेस O हटाएंगे तो 8 बन जाएगा आइट, ये हो गया क्लोराइट। अब देखिए इस क्लोराइट में अभी भी एक चार्जलेस O है, तो क्लोराइट से एक चार्जलेस O हटा दें तो ये हो जाएगा ClO माइनस। अब हमने कहा था ना कि आइट से एक चार्जलेस O हटाओगे तो सफिक्स तो आइट रहेगा, सिर्फ प्रीफिक्स हाइपो लग जाएगा, यानी इसका नाम हो जाएगा हाइपोक्लोराइट। ओके, तो ये सिंपल अनायन है, इसके बारे में हमने आपको बता दिए हैं। इस वीडियो को बार बार आप देखेंगे ताकि आगे जब भी हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लिखेंगे
तो सिंपल अनायन को यूज करके लिखेंगे। इस चीज को हम रिकैप करेंगे, यानी कोई भी फॉर्मूला हम ऐसे आगे नहीं लिखेंगे जो मुझे याद है और मैंने लिख दिया। हम सोचेंगे, और कैसे सोचेंगे, तो यही सिंपल अनायन का जो फॉर्मूला हमने बताया है उसके बेसिस पे उसको जोड़ेंगे, राइट। जैसे कि एक और ये देख लो, जैसे कि मैंने लिख दिया BrO4-, तो ये ऑक्सो अनायन है और इसमें Br का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, तो +7 है तो पर लगेगा, पर और सफिक्स 8, ब्रोमीन का इन हटा के 8 लगा दो, पर ब्रोमेट। उसी तरह IO4- का नाम हो जाएगा पर आयोडेट, राइट है। तो इन सारे सिंपल एनायन के फॉर्मूले को आप प्रैक्टिस करिए। और ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री हमने इंट्रोडक्शन इसलिए किया कि आज मैं ट्रायल कर रहा था, और इसके बाद अब मैं आपको क्लास वाइज जो है केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, और वो जो नोटिफिकेशन है वो आप पर आ जाएगा। आपने यूट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।